हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, आपने एक वीडियो जो मैंने अपडेट किया था यूट्यूब पर कि अब इस 20 दिन में आपको कैसे अपनी रणनीति को तैयार करना है, उम्मीद करता हूँ वो आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। आपका जो 20 दिन का ये टेन्योर रहने वाला है एग्ज़ाम को लेकर के, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि किस तरह से अपने टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन करें, किस तरह से अपने टाइम ड्यूरेशन को आप प्रिपेयर करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और टू द पॉइंट मैंने वहाँ पर बताया है कितना करंट करना है, कैसे करना है, सारे स्ट्रेटेजाइज जो भी प्रोसेस है एग्ज़ाम को लेकर के मैंने उसमें क्लियर किया, जा करके ज़रूर देखिएगा। तो हमने अपने चैनल पर जो पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने कल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ तक देखा है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, पार्लियामेंट, संसद। तो इसमें हम सारा कवर करेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी पूछता है वो सब आएगा। प्लीज़ धैर्यपूर्ण होकर के वीडियो देखिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं ये वीडियोस। मैंने बिल्कुल रिसर्च के साथ इन वीडियो को बनाया है ताकि आप कहीं दिक्कत ना फील करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास संसद। अब अगर मैं बात करूं संसद, पार्लियामेंट, इसको आर्टिकल 79 में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल मस्ट है। संसद के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आंसर इज 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड वन राज्यसभा, जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस। इसका जो गठन होता है, एस्टेब्लिश कब होती है? 1952। ये फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द थर्ड इज लोकसभा, लोगों का सदन, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। लोकसभा का जो पहला इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1951-52 में होता है। ठीक है, 1951 और 52 में भारत की लोकसभा का पहला आम चुनाव होता है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 के अंदर में मेंशन है। आर्टिकल मस्ट है, याद रखिएगा। देखो सिंपल है यार, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 79, 80, 81 संसद, 3 पार्ट होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 80 में आएगा राज्यसभा और आर्टिकल 81 में आएगा आपके पास लोकसभा। ठीक है, इतना समझ में आती है बात? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका राज्यसभा। राज्यसभा को बोला गया है परमानेंट हाउस, दैट मीन्स कभी भी भंग नहीं होगा। और मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 250। और वर्तमान में कितने फिलअप है? 245। अभी जो 245 सदस्य आते हैं राज्यसभा में, ये राज्यों से कितने आते हैं, यूटी से कितने आते हैं? देखिएगा, जो राज्यों से आ सकते हैं वो 229 हैं, 4 यूटी से आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ठीक है, जो कार्यकाल होता है, तो यहाँ पर ना राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल होता है। यहाँ पर कई दफ़ा आपको एग्जाम में ना पागल बना दिया जाता है। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा पागल है, वो बोल देगा राज्यसभा का कार्यकाल होता है। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, और आयु कितनी है सदस्य बनने की? 30 वर्ष। नेक्स्ट, तो राज्यों की जो जनसंख्या है के आधार पर राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में तय किया जाता है। अब ये मेरे को बताइएगा कौन सी अनुसूची के तहत बात हो रही है। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल मैंने वहाँ पे भी बताया था। फिर मैंने पूछा था कि कौन सी अनुसूची में शपथ ग्रहण की बात की गई है। तो इस तरह के डेटा आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सभापति होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम चेयरमैन बोलते हैं, जिसको उपराष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ये इसके सभापति हैं। ठीक है, ये इसके क्या हैं? ये पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी किसके? राज्यसभा के। तो पहला पदाधिकारी कौन है? सभापति, जिसको चेयरमैन के नाम से जाना जाएगा।
और उसी को हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं। और दूसरा है उपसभापति, जिसको हम डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, बट चेयरमैन इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। बी केयरफुल। दोनों ही केवल और केवल राज्यसभा पर निर्भर होते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो चेयरमैन होते हैं या जो सभापति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जो उपसभापति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सभापति को राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है, फैक्ट है, याद रखिएगा। कौन हटाएगा? ओनली एंड ओनली द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब राज्यसभा के पास जो पावर है, ये इंपॉर्टेंट है, पावर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसमें पहली पावर आती है आर्टिकल 249। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है पीसीएस कि ये क्या बोलता है आर्टिकल 249 कि किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है कौन? राज्यसभा। अंडर विच आर्टिकल? 249, ठीक है। कब? अगर राज्य चाहे तो यहाँ पर ये मस्ट है। अपनी तरफ से राज्यसभा ऐसा कोई इस आर्टिकल का यूज नहीं करेगी जब तक कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा। और जब राज्यसभा कानून बना रही है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो यह कितने साल तक वैलिड रहेगा? 1 साल तक। ये डेटा याद रखिएगा, 1 साल। जब आप PYQs देखेंगे ना भाई, मैं हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये, तो प्लीज़ भरोसा करिएगा। और जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ, इट इज़ इनफ फॉर PCS in the terms of polity. Geography also I covered this kind of method, so you can check the list and prepare for next. अब यहाँ पर just wait, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 312। अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है? नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। जैसे हमारे पास UPSC क्या करती है? IAS, IPS, IRS, तो इस तरह की जितनी भी सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। तो आर्टिकल 312 पर ये भी बात की गई है कि अगर राज्यसभा नई सेवाओं को गठित कर रहा है, नई अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस को बना रहा है, तो बना सकता है आर्टिकल 312 के तहत। जैसे आपने कहीं सुना इंडियन जुडिशियल सर्विसेज? नहीं ना, अभी इसका जिक्र भी किया था, ठीक है। तो जो IGS है, ये पावर केवल और केवल राज्यसभा के पास है कि वह 312 आर्टिकल का इस्तेमाल करके इस सर्विस को बना सकती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट, पावर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, मनी बिल, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती है। बजट पर चर्चा होगी केवल और केवल, वोट नहीं। ये दोबारा ध्यान रखिएगा, जब बजट आता है तो बजट लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में चर्चा होती है, दोनों में डिस्कशन होता है। बट राज्यसभा में बजट पर वोट नहीं होता है, लोकसभा में वोट होता है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी गई सभा है। और लोगों का पैसा लोगों को पता होना चाहिए, कहाँ से पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है और कैसे गवर्नमेंट पैसे का यूज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना कुछ सीटें हैं, तो ये आपको याद रखना है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको स्टार्ट से करता हूँ। देखिएगा, एक तरफ मैंने स्टेट लिखा है, एक तरफ मैंने राज्यसभा की सीटें लिखी हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक तरफ मैंने लोकसभा की सीटें लिखी है, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ से आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी है। पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कितनी है? 11 सीटें तो राज्यसभा की हैं और लोकसभा की कितनी है? 25 है। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 1 है और लोकसभा की कितनी है? 2। एक बार इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप फ़ोन पे भी देख रहे हैं या फिर जैसे भी, और इनको बार बार देखिएगा, आपको पता चलेगा। असम में कितनी राज्यसभा है? 7 और लोकसभा 14। छत्तीसगढ़ 5 राज्यसभा है और 11 लोकसभा सीटें हैं। गोवा 1 राज्यसभा 2 लोकसभा। गुजरात 11 राज्यसभा और 26 लोकसभा। हरियाणा 5 राज्यसभा और 10 लोकसभा। हिमाचल प्रदेश 3 राज्यसभा और 4 लोकसभा। झारखंड 6 राज्यसभा और 14 है लोकसभा। कर्नाटका 12 राज्यसभा 28 लोकसभा। दोबारा इसको सुनता चलिएगा, है ना।
केरला की अगर बात करें तो 9 राज्यसभा हैं और 20 लोकसभा। एमपी के अंदर में 11 सीटें लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए हैं और 29 सीटें जो हैं वो आपका लोकसभा के लिए। महाराष्ट्र में 19 सीटें राज्यसभा से हैं और 48 लोकसभा से। मणिपुर और त्रिपुरा दोनों मैंने एक साथ ले लिए हैं क्योंकि यहाँ पर 1 और 2, 1 सीट राज्यसभा 2 सीट लोकसभा। मेघालय 1 सीट राज्यसभा और 2 सीटें लोकसभा। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम अगेन यहाँ पर 1-1 सीटें ही हैं दोनों सदन की, राज्यसभा में भी 1 है और आपका लोकसभा में भी 1 है। उड़ीसा में अगर मैं देखूं तो 10 सीटें हैं राज्यसभा की और 21 है लोकसभा की। पंजाब में 7 राज्यसभा और 13 है लोकसभा। राजस्थान 10 राज्यसभा 25 लोकसभा। तमिलनाडु 18 राज्यसभा और 39 लोकसभा। तेलंगाना में 7 सीटें हैं राज्यसभा की और 17 सीटें हैं लोकसभा की। यूपी में कितनी है? 31 राज्यसभा और 80 लोकसभा। याद रखिए यूपी के कंटेक्स्ट में। यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है, कभी वर्ल्ड बैंक समझ लो। वेस्ट बंगाल कितनी है? 16 राज्यसभा में है और 42 लोकसभा में। उत्तराखंड 3 राज्यसभा और 5 लोकसभा। बिहार 16 राज्यसभा है और 40 लोकसभा है। फिर से इसको रिपीट कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, तो मैंने लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों को कवर कर लिया है कि कितनी सीटें कहाँ पर है। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट सदन है मेरे पास में लोकसभा। आर्टिकल 81 दोबारा सुनिएगा। आर्टिकल 79 संसद, कितने भाग है संसद के? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 80 राज्यसभा, ऑर्डर है यार। 81 लोकसभा, जिसको अब हम पढ़ रहे हैं। राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है? चेयरमैन, सभापति, और डिप्टी उपसभापति। सभापति सदस्य होता है राज्यसभा का? 9। उपसभापति सदस्य होता है? यस। एज कितनी होती है सदस्य बनने की? 30। तो इस तरह के यार आपको शॉर्ट फॉर्म में तैयार करना है। जब आप PYQ देखेंगे ना तो आपको अच्छे से फील होगा कि यार सही है। PYQ देखने जरूरी हैं, वो रास्ता दिखाएगा। ठीक है, लोकसभा को हम क्या बोल रहे हैं? निम्न सदन, लोअर हाउस। दैट इज ये अब जैसे हमने उधर में देखा था राज्यसभा में कि वो स्थायी सदन है, दैट मीन्स परमानेंट हाउस है। बट जो लोकसभा है ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी होता है, क्योंकि लोकसभा भंग भी हो जाती है अगर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है तो। अब कितने सदस्य हैं? 550। ठीक है, सुनिएगा। इन 550 को भरने का तरीका क्या है? ठीक है, 530 सदस्य जो आएंगे लोकसभा की वो आएंगे राज्यों से चुनकर, जिसमें MP बनता है ना। अभी 2024 में चुनाव होते हैं ना लोकसभा के, तो आपने देखा भी होगा। और 20 सदस्य आएंगे संघीय प्रदेशों से चुनकर, UT से। पहले क्या होता था कि 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के नाम से अपॉइंट किया जाता था, राष्ट्रपति अपॉइंट करता था लोकसभा में। अब मेरे को बताइएगा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 12। लिख दिया यार भाई। तो सिमिलर लोकसभा में कितने होते थे? 2। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 104 है 2019 में, तो 2019 में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो याद रखिएगा अब जो सदस्य हैं टोटल वो 550 है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन हमने देखा था अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर देश के अंदर में आपातकाल लगा रखा है तो कार्यकाल कितना बढ़ सकता है लोकसभा का? 1 साल अधिक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयु कितनी होनी चाहिए? 25। देखिएगा हमने राज्यसभा में क्या देखा था? 30 और लोकसभा में 25। ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं? अपर हाउस, उच्च सदन, और इसको क्या बोल रहे हैं? निम्न। तो भाई जब उच्च सदन बोल रहे हैं तो आयु भी तो ज़्यादा होगी ना। ये सिर्फ मेथड है समझाने का, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें एज को लेकर के। ठीक है, अब अगर हम इसको मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे ज़्यादा ही ड्राइंग कर दी है, हालांकि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो इसके अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जैसे हमने उधर में देखा था राज्यसभा में जो अधिकारी थे उसमें कौन कौन होते थे? सभापति और उपसभापति। तो यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है प्रोटेम स्पीकर,
एक होता है अध्यक्ष जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, एक होता है उपाध्यक्ष जिसको हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, ये क्या होता है, जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर होंगे, सीनियर मेंबर इन द टर्म्स जो ज़्यादा बार जीतकर आए हैं, तो उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। ठीक है, मैं अभी देखिएगा, मैंने शायद ये देखिएगा। तो जो प्रोटेम स्पीकर है वो आर्टिकल 94 में मेंशन है। प्रोटेम स्पीकर का जो आर्टिकल है वो 94 है। अब सुनिएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति ही शपथ भी दिलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऑथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये होता कौन है? सबसे सीनियर सदस्य नई लोकसभा में। जैसे मैंने बताया ना कि जब नई लोकसभा, जैसे 2024 में जब नई लोकसभा चुनकर आई है, तो इसमें जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। बट पॉलिटिकल कारणों से सबको अपना वेटेज बढ़ाना है, तो ये कहीं ना कहीं धूमिल होता दिखता है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना, बस ये दो काम है इसका। जितने भी सदस्य चुनकर आएंगे उनको शपथ दिलाएगा और अध्यक्ष का, स्पीकर का चुनाव कराएगा। इसके बाद ये इस्तीफा दे देगा राष्ट्रपति को। प्रोटेम स्पीकर का रोल खत्म। अब जब इस अध्यक्ष चुन लिया गया है, स्पीकर चुन लिया गया है, तो इसको आर्टिकल 39 में मेंशन किया, सॉरी 93 में मेंशन किया गया है। 93, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट। तो ये क्या होता है? अध्यक्ष लोकसभा सदस्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बट यहाँ पर उल्टा है, जो स्पीकर होगा वो सदस्य होगा और ये सदन का प्रमुख भी होता है, ठीक है। ये पावर देख रहे हैं। और लोकसभा सचिवालय का भी प्रमुख होता है, हेड ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा। आयु कितनी हो सकती है स्पीकर बनने की? 25 वर्ष, क्योंकि सदस्य है और सदस्य की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अब स्पीकर इस्तीफा दे सकता है समय से पहले, हाँ जी दे सकता है। किसको? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसको दे सकता है? स्पीकर को। नेक्स्ट, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 के अनुसार कास्टिंग वोट की पावर भी स्पीकर को दी गई है। अब ये कास्टिंग वोट क्या होता है, यहाँ पे सुनिएगा, कि किसी भी बिल पर वोट नहीं करेगा। पहला पॉइंट, जब बिल पर वोटिंग होती है लोकसभा में, तो जो स्पीकर होते हैं वो बिल पर वोट नहीं करते हैं। तो कब करते हैं फिर? जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के वोट बराबर बराबर आ जाए, ठीक है, तब। अगर वोट बराबर है तब करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पहले वोट नहीं करेगा स्पीकर, बाद में वोट करेगा अगर किसी भी बिल पर वोट बराबर पड़ रहे हैं, ठीक है। कई दफ़ा आपको स्टेटमेंट दे दिया और उस पर लिख दिया कि सबसे पहले लोकसभा में स्पीकर वोट करते हैं, तो समझ लीजिएगा नहीं भाई। और मनी बिल को डिफाइन कौन करता है? आपके स्पीकर। विथ जो आपके पास मनी बिल होता है उसको भी कौन डिफाइन करते हैं? स्पीकर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपके पास डिप्टी स्पीकर। ये क्या करते हैं? ये भी लोकसभा सदस्य ही होते हैं और वहीं से भी चुने जाते हैं। अब दूसरा फैक्ट यहाँ पर रखिएगा याद, अध्यक्ष पर निर्भर नहीं है। जनरली हम देखते हैं ना कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं कि वो उपाध्यक्ष को चुनते हैं, नहीं। जैसे उपाध्यक्ष होते हैं वैसे ही पावर अध्यक्ष के पास है, सेम पावर है। देखो, ये लोकसभा पर निर्भर होते हैं ओनली एंड ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट है कि अगर डिप्टी स्पीकर किसी कमेटी के सदस्य हैं, जैसे संसद कमेटियाँ बनती है ना, अभी हम देखेंगे आगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। कौन? डिप्टी स्पीकर। बहुत ध्यान से चल रहा हूँ यार, प्लीज़। अब लोकसभा की शक्ति है, जैसे हमने राज्यसभा की शक्ति देखी थी, तो लोकसभा की शक्ति क्या है? आर्टिकल 110, सॉरी, आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहा हूं मैं जिसको आर्टिकल को। इसमें आता मनी बिल, धन विधेयक। अब आपको पता है कि धन विधेयक कौन बताएगा? स्पीकर। अभी देखा था ना हमने। तो ध्यान रखना,
कि जो मनी बिल होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर कोई पावर नहीं है। दूसरी बात, लोकसभा में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, क्या लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो कितने सदस्य नोटिस देंगे? 50 सदस्यों के द्वारा नोटिस दिया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सलाह पर आपातकाल हटा सकता है कौन? लोकसभा। तो जब आपातकाल पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। तो 3 शक्ति अभी तक हमने देखी हैं लोकसभा की, क्या क्या? आर्टिकल 110 का इस्तेमाल केवल लोकसभा में होगा, धन विधेयक। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और तीसरा कि राष्ट्रपति की सलाह पर आपातकाल हटाया जाएगा लोकसभा में। नोट लिखा हुआ है, जो लोकसभा के पदाधिकारियों में, जो भी पदाधिकारी हमने देखे थे कौन कौन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को केवल और केवल इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अब संसद के सेशन कितने होते हैं? सेशन मस्ट है, याद रखिएगा। यहाँ देखो कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा संसद को समन जारी होता है। सुनिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति के द्वारा संसद को एक समन जारी, समन बोलते हैं, एक लिखित आदेश जारी होता है। क्या उसमें लिखा रहता है? बोलते हैं कि एक साल में 2 सत्रों के मध्य 6 माह का गैप ना हो। अब जनरली हम क्या देखते हैं कि एक साल में कितने सत्र होते हैं संसद के? 3, लेकिन 3 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। दैट मीन्स वो बोला नहीं गया है। उसने बोला है कि अगर कोई भी 2 सत्र हो रहे हैं तो उनके मध्य 6 माह का गैप नहीं हो। ठीक है, अगर कल के दिन स्टेटमेंट बना के दे दें कि संविधान में 3 सत्रों का उल्लेख है, 9, केवल कितने हैं? 2। उसने बोल दिया कि 2 में 6 माह का गैप न हो, तो कितने सत्र होते हैं? 3। पहला बजट सत्र, जो कि पहला सत्र होता है वर्ष का। फिर आता है ग्रीष्म सत्र, जिसको हम मानसून सत्र भी बोलते हैं। फिर आता है शीत, जिसको हम विंटर सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास बजट सत्र है वो फरवरी से मई तक चलता है। फरवरी से मई ये सबसे बड़ा सत्र होता है। फिर आता है ग्रीष्म, मीन्स मानसून, जुलाई अगस्त। और शीतकाल जो होता है वो नवंबर और दिसंबर तक चलता है, ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो कल के दिन अगर वो पूछ ले सबसे बड़ा सत्र और सबसे छोटा सत्र, तो अब आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके पास क्वेश्चन हार के रिस्पेक्ट में कि प्रश्नकाल कब से कब तक चलता है। तो ये चलता है 11 बजे से 12 बजे तक। फिर एक आता है इसमें 0 हार्स चलता है 12 से 1 बजे तक। ये केवल और केवल विशेष मुद्दों पे डिस्कशन होते हैं, ये थोड़े याद रखने हैं। क्वेश्चन आर कब चलता है? 11 से 12। और 0 सेशन कब, शून्यकाल कब चलता है आपका? 12 से 1। तो जो प्रश्नकाल होता है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है स्टार्ड क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार, और एक आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, जो स्टार मतलब ऐसे ना, ऐसे बना देते हैं ना स्टार। तो जो स्टार क्वेश्चन होते हैं उसके जो आंसर, जिससे सत्ता पक्ष से जब पूछा जाएगा या मंत्री से पूछा जाएगा तो वो ओरल जवाब देगा, और इस पर आप दोबारा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आप उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं है। और जो आपके पास अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको वो रिटर्न फॉर्म में आंसर देगा, लिखकर लेटर के थ्रू बताएगा, लेकिन यहाँ पर आप दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं उसमें लेस टू 10 डे में जवाब मिलेगा आपको। 10 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा, जो भी अथॉरिटी उसके रिस्पॉन्स में बात करेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो बड़ी तेज भाग रहा है, सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, इसके लिए हमको हमारे पास क्या है? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। बी केयरफुल, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त सम्मेलन या संयुक्त अधिवेशन। ऑर्डिनरी बिल पर ही आएगा ओनली एंड ओनली, सुन लेना ध्यान से, ओनली एंड ओनली सामान्य बिल, नॉट मनी बिल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति किसको बुलाता है? ज्वाइंट सिटिंग को।
और अध्यक्षता कौन करता है? एक आर्टिकल 118 में स्पीकर। कौन? स्पीकर। अब ये यहाँ से फैक्ट तैयार रखिएगा, अगर स्पीकर अध्यक्षता कर रहा है, सुनिएगा, तो यहाँ पर स्पीकर अब पद पर नहीं है। मान के चलिएगा कि स्पीकर का जो पद है वो अभी पदासीन नहीं है, तो कौन चेयर करेगा फिर? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लेट्स सपोज डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसने चेयरमैन क्यों नहीं बोला? क्योंकि चेयरमैन सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है। आगे सुनिएगा, स्पीकर अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की आर्टिकल 118 के अनुसार। यस, लेट सपोज स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वह क्या करते हैं? फिर इस मीटिंग को अध्यक्षता करते हैं, यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में आता है यूनियन बजट। यूनियन बजट, ठीक है। यूनियन बजट में अगर हम देखें तो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल में बजट नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिकी आर्थिक कथन या विवरण, कुछ भी समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या आता है? जितनी भी प्राप्तियां होती हैं और जितने भी सरकार के खर्चे होते हैं, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ गया। ठीक है, तो यूनियन बजट में इन सब की चर्चा की जाती है। प्लीज़, मैंने वीडियो डाला है बजट को लेकर के, उसको एक बार देखिएगा। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, तो पार्ट 1 को एक बार अच्छे से देखिएगा, तो आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो घाटे दिखाती है सरकार कैसे बनाएगी। तो जो दूसरा पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें बेसिक आपका जितना भी बजट का है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बजट पढ़ने में, मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट आर्टिकल 114, आर्टिकल 114, इसमें क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में। एप्रोप्रिएशन बिल कुछ नहीं होता है, केवल और केवल जो भारत की संचय कोष होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से पैसा निकाला जाता है, तो उसके लिए बजट पर चर्चा होती है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से कि आर्टिकल 114 को लाया जाता है लोकसभा में, और इसी आर्टिकल के अनुसार एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, जिसमें से इस बिल में कहा क्या जाता है कि जो भारत का संचय निधि कोष है वहाँ से पैसा निकलेगा, बस और कुछ नहीं। तो उसको हम बोलते हैं बजट पर चर्चा। कल के दिन अगर पूछ ले कि कौन से आर्टिकल के अनुसार CFI से पैसा निकालती है लोकसभा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब तो जो यहाँ पर फंड है, तो फंड कितने होते हैं? फंड भारत सरकार के पास 3 तरीके के फंड होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको आर्टिकल 266 में मेंशन किया हुआ है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय संचय निधि या भारतीय संचय कोष। दूसरा आता है आपके पास पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सार्वजनिक खाता, भारत का सार्वजनिक खाता, यह आता है आपके पास आर्टिकल 266। अगेन सुनिएगा, दोनों आर्टिकल 266 में आते हैं। ठीक है, और जो फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में मेंशन है। ये क्वेश्चन आपका UPPSS ने पूछा है। ठीक है, वो डायरेक्ट उसने आर्टिकल पूछा हुआ। और ये जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ये कुछ नहीं है, आपातकाल फंड है। जैसे कहीं देश में आपातकाल सिचुएशन आ गई, फ्लड आ गया या फिर लैंडस्लाइडिंग आ गया और ज़्यादा कंडीशन सीरियस है, तो फिर ये जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कॉर्पस है, यहाँ से तत्काल पैसा निकाल कर दिया जाता है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसको मेंटेन कौन करता है? तो मैं बता ही देता हूँ आपको, राष्ट्रपति इसको मेंटेन करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के बिहाफ पर जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्तीय सचिव होते हैं, वो इसके केयरटेकर होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर कौन देखता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कॉर्पस कितना है, दैट मीन्स जो आपके पास कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट रहता है वो कितना है। भाई देश में अगर कहीं तत्काल
पैसा निकालने की आवश्यकता है तो यहाँ से तुरंत पैसा रिलीव किया जाता है, क्योंकि उधर में तो इन दोनों से तो संसद की मंजूरी लेनी जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो आपके पास फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड होते हैं, ये आर्टिकल याद रखिएगा, पूछ लिया जाते हैं। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट आर्टिकल 117 का फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड आर्टिकल 117 का थर्ड क्लॉज। ठीक है, ये क्या है, अभी उतना समय नहीं है, बस रटो और निकलो, पेपर जल्दी आपके सर पर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है एडजॉर्नमेंट, स्थगन। इंपॉर्टेंट है, टर्म्स पूछ ली जाती है। अभी आप देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा चलती है जैसे, तो इनमें सदस्य हंगामा करते हैं। ठीक है, तो जब हंगामा करते हैं जो सदस्य, तो जो चेयर करते हैं या दैट मीन्स स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए संसद को भंग कर देते हैं। बोलते हैं ना कि 2 बजे तक के लिए भंग कर दी गई, ऐसे न्यूज़ में आता है। तो यही है, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट, दैट मीन्स स्थगन। ये क्या बोल रहा है, कुछ समय, कुछ घंटे या दिन के लिए संसद भंग की जाती है स्पीकर या आपका चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, समझ में आती है बात, एडजॉर्नमेंट क्या है। फिर आता है प्रोरोगेशन। ठीक है, इसको भी भंग करना ही बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है, राष्ट्रपति या स्पीकर के द्वारा होगा ये जब एक सत्र का कार्य पूरा हो जाए। सुनिएगा, जैसे मैंने अभी 3 सेशन बताए थे ना आपको, बजट, मॉनसून, शीत सत्र। तो जैसे शीत सत्र अभी वर्तमान में चल रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब शीत सत्र चलता है। तो जब शीतकाल सत्र पूरा हो जाएगा, पूरा जिस दिन होगा, तो उस दिन जो स्पीकर होंगे या जो राष्ट्रपति जी हैं देश के, तो वो इन भंग करते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन का मतलब एक ही होता है, बट तरीका अलग है। एडजॉर्नमेंट में कुछ घंटे कुछ समय के लिए होगा, और प्रोरोगेशन में क्या होगा, एक सत्र के बीच का जो टाइम है वो तब भंग किया जाता है कि सत्र पूरा हो चुका है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक रिलेट करते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसोल्यूशन। केवल लोकसभा भंग होगी। यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब भी भंग होना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन किसकी है, केवल और केवल लोकसभा की। क्यों, क्योंकि नए चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन, इसका मतलब क्या है, आम चुनाव से पहले का लास्ट सेशन। जैसे हमने देखा कि 2024 का जो आम चुनाव होता है लोकसभा का, चुनाव से पहले जो सेशन बैठा था, चुनाव से ठीक पहले जो सत्र संसद का बैठा था, तो उस सत्र को बोलते हैं हम क्या, लेम डक सेशन। ठीक है, मैंने लिख भी दिया, आम चुनाव से पहले का लास्ट सत्र। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर प्लीज़ यार इनको याद रखिएगा, ये टर्म्स पूछ ली गई ना तो चक्कर आ जाएंगे एग्जाम में कि यार क्या ही पूछ लिया। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिस्कस इन पार्लियामेंट बट नॉट वोट। सुनिएगा, जब आप कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठे हुए व्यक्ति की सैलरी, उसकी पेंशन देते हैं, तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है एक्सपेंडिचर चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो भी पेंशन या जो भी उसका सैलरी है, उसको संसद के अंदर में हम डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे। वोट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो देनी ही देनी है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोरम क्या होता है, कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कोरम। कोरम कुछ नहीं होता, 1/10 सदस्यों की संख्या होती है। जैसे 250 सदस्य हैं राज्यसभा के, 250 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आया, 25। तो 25 सदस्य सदन के अंदर में राज्यसभा में होने चाहिए ताकि संसद चल सके, बस ये होता कोरम। कोरम कितना होता, 1/10 संसद चलाने के लिए पर्याप्त या आवश्यक सदस्यों की संख्या, बस। अगर 25 से कम है तो संसद नहीं चलेगी, ये नंबर पूरे करने जरूरी है। 25, जस्ट मैं यहाँ पे राज्यसभा का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। विपक्षी दल क्या होता है,
अपोजिशन संविधान में ये उल्लेख नहीं है, पहली बात। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन का कोई भी बात नहीं की गई है अपोजिशन पार्टी की, लेकिन ये एक कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन क्या है वो बाद की बात अभी देखेंगे। लोकसभा में अगर 10% सीटें हों किसी भी दल की तो वो विपक्ष का दल कहलाएगा। अभी कितनी है? 550 है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे आप, 0 0 0, तो टोटल कितनी निकल के आई? 55। अगर किसी भी सिंगल पार्टी के 55 सदस्य आ रहे हैं तो वह विपक्ष का या विपक्षी पार्टी बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है भाई। और जो विपक्ष की पार्टी का नेता होगा हम उसको क्या बोलते हैं? विपक्ष का नेता लोकसभा, जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो कैबिनेट मंत्री को सुविधा मिलेगी, उसको जो स्टाफ मिलेगा, उसको जो सैलरी मिलेगी, वो एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मिलेगी, और वही उसको विपक्ष की पार्टी का जो भी नेता होगा उसको मिलेगी, एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भाई पूछ लिया जाता है कि किसके समतुल्य है। ठीक है, अब ये आपके पास आर्टिकल 330 है, इसमें केवल और केवल SC ST के लिए राजनीतिक आरक्षण की बात की गई है। तो ये अलग से देखेंगे हम कि SC ST के लिए आरक्षण की बात कहाँ पर है। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। पहली समिति, 6 टोटल समिति होती है। कितनी होती है? 6। तो पहली समिति आती है फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समिति। ठीक है, वित्तीय समिति। तो जो फाइनेंशियल कमेटी है इसके अंदर भी 3 कमेटी हैं। पहली होगी पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दैट मीन्स लोक लेखा समिति। दूसरी होगी एस्टीमेट, दैट मीन्स आकलन समिति या प्राकलन बोलते हैं। तीसरी होगी कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर PSUs, दैट मीन्स सार्वजनिक क्षेत्र की समिति। तो कितनी है? और ये तीनों किस में आएंगी? फाइनेंशियल। दूसरी कमेटी है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तीसरी है कमेटी ऑन इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, कमेटी ऑन स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ हाउस एंड सर्विस कमेटी। ठीक है, तो ये पढ़े या ना पढ़े, बट जो फाइनेंशियल कमेटी है वो मस्ट है। मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल कमेटी में क्या क्या है। पहले ही पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, ये कब बनती है? 1921 में। ये ईयर याद रखिएगा, 1921। कौन सा एक्ट के अनुसार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार। ब्रिटिश शासन चल रहा है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो। अब यहाँ पे सुनिएगा, पैक है 15:7। 15 कहाँ से? लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अगर मैं इसको जनरली बोल दूँ तो कोई दिक्कत है? 2:1, 7 दूनी 14 होते हैं ना। ठीक है, अगर वो भाई वो स्टेटमेंट इस फ्रेम में दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकाल कितना होता है पैक का? 1 साल। 1 साल। ठीक है, और जो पैक के अध्यक्ष होते हैं ना, वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इस अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अभी वर्तमान में बताइएगा कौन है, कमेंट में। अब पैक का काम क्या है? पैक का काम क्या है वो देखेंगे। जो कैग की रिपोर्ट आएगी, कैग की रिपोर्ट वो किसको देते हैं? कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, जैसे हमने राष्ट्रपति के दौरान देखा भी था। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी रिपोर्ट संसद के अंदर में रखते हैं, और संसद किसके पास भेजती है उस रिपोर्ट को? पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी के। ठीक है, मैंने लिखा ना कि जो हेड होता है पैक का वो विपक्ष का नेता होता है, और उसको अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर। यही तो लिखा भाई ना। ठीक है, 1921 में ये कमेटी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार, और 2:1 होता है, दैट मीन्स 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। कार्यकाल 1 साल। ये सारे फैक्ट दिमाग में जाने चाहिए। जब आप PYQs देखेंगे ना तो लगेगा आपको कि सच में पॉलिटी हुई है तो स्टडी विद सूर्या अकेडमी पर हुई है। दूसरी है
आपके पास एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, आकलन बोलते हैं, ये सबसे बड़ी कमेटी है। क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी क्यों है, अभी देखेंगे। 1921 में ये भी बनती है और 1950 में जॉन मैथेई, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, जॉन मैथेई के अनुरोध पर आज़ादी के बाद इसको बनाया जाता है, ठीक है। 1956 तक कितने सदस्य रहते हैं, 25, और वर्तमान में कितने हैं, 30। एस्टीमेट कमेटी में टोटल सदस्य कितने हैं, 30, और सभी कहाँ से आएंगे, लोकसभा से। लेकिन अगर हम पैक की बात करें तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, कोई भी मंत्री नहीं है। हेड कौन होता है, जो मीन्स हेड कौन होंगे, इसको अपॉइंट करेंगे स्पीकर, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में दोबारा 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। जो इसके हेड होंगे उनको भी स्पीकर अपॉइंट करेगा। आई होप यहाँ तक आप रिलेट कर रहे होंगे। एक कमेटी, ये 2 कमेटी हैं, एक आचरण समिति जिसको हम इथिक्स कमेटी बोलते हैं, और एक होती है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार समिति। ये दोनों न्यूज़ में रही हैं, तो देखिएगा एक बार क्या है। तो जो विशेषाधिकार समिति है ये सेमी जुडिशियल इन नेचर होती है, दैट मीन्स अर्धन्यायिक, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, सॉरी में 15 सदस्य होंगे लोकसभा में और 10 सदस्य होंगे आपके राज्यसभा में, ठीक है। तो मतलब दोनों हाउस में अलग अलग सदस्य बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आती है इथिक्स कमेटी, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों रही है, आपको पता होना चाहिए कि जो टीएमसी की एमपी थी, मोइया मोत्रा नाम है, माननीय है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था लोकसभा से, तो उस दौरान ये न्यूज़ में रही है। तो इथिक्स कमेटी है आचरण समिति, ये कब से कब लागू हो रही, मेन कहानी यही है। राज्यसभा में कब आती है, 1997 में, और लोकसभा में 2000 में इसको लागू किया जाता है। लेकिन इसका काम क्या है, मेनली सदस्यों का गलत आचरण है तो उसको बताना, चेक मिसकंडक्ट एक्शन ऑफ एनी मेंबर, ओनली यही काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो जो संसद चलता है ना, जो संसद के कार्यक्रम होते हैं उनको रेगुलेट करता है ये, ठीक है। और इसके सदस्य कितने होते हैं, 15 होंगे लोकसभा में, हेड कौन होते हैं, स्पीकर, और 11 होंगे राज्यसभा में, हेड कौन होंगे, चेयरमैन। ये थोड़ा याद रखिएगा, हेड के संबंध में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे इस क्लास में, बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा पॉलिटी का, उसमें हम फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे, ठीक है। इसमें हम राज्यपाल वगैरह देखेंगे, तो अभी इसको हम नहीं देखेंगे। अभी आज हमने केवल और केवल संसद को ही कवर किया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के हमने सारे फंक्शन देखे हैं, और जितना भी पीसीएस के रिगार्डिंग कंटेंट पूछा जाएगा उतना ही हम बात किया है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।